अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहज़िब क्लास 10th से हूँ और आज मेरा प्रेजेंटेशन नेशनलिज्म इन इंडिया पे है। तो नेशनलिज्म की बात अगर हम करें तो वो असल में तो यूरोप से वो इमर्ज हुआ है वो कंसेप्ट नेशनलिज्म का। लेकिन इंडिया में हमें वो कैसे देखने को मिला वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो इंडिया में क्या था? इंडिया में जब नेशनलिज्म आया तो हर किसी इंडिविजुअल को नेशनलिज्म का लेकर एक और अलग नज़रिया था। और ये बहुत ही अलग नज़रिया था, तो सबों ने आज़ादी का मतलब कुछ और ही समझ समझ रखा था। लेकिन इन सबको एकजुट करने के लिए कांग्रेस, जो कि महात्मा गांधी के अंडर थी, उसने बहुत कोशिश की इनको एक ही मतलब छत के नीचे लाने की। लेकिन वो भी विदाउट कन्फ्लिक्ट मतलब नहीं साथ में रह सके, कन्फ्लिक्ट होता रहा वहाँ पर। और और अभी तक हमने इस बुक में पढ़ा क्या हुआ यूरोप के साथ, यूरोप में कैसे नेशनलिज्म वगैरह आया। लेकिन अब हम पढ़ेंगे इंडिया में कैसे नेशनलिज्म आया और सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ही ऐसी चीज़ें को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब जो हमारा पहला टॉपिक है वो है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो अगर हम ईयर 1919 की बात करें, उसके बाद की बात मतलब 1990 के बाद की बात करें, तो हमें नेशनलिस्ट मूवमेंट देखने को मिल रही थी, बहुत ही तेज़ी से स्प्रेड कर रही थी। और न्यू सोशल ग्रुप्स मतलब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती थी। तो अगर हम वॉर की बात करें, क्योंकि हमें पता था ब्रिटेन की कॉलोनी थी, तो वॉर पे इंडिया को भी इम्पैक्ट पड़ा क्योंकि ब्रिटेन वॉर में था। और वॉर की वजह से तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ, फाइनेंशियल क्राइसिस, और बहुत ही फाइनेंशियल क्राइसिस उठी। और बाकी चीज़ों की बात अगर हम करें, जैसे कि जो ये सोल्जर्स थे, गांव गांव के जो लोग थे, उन्हें मतलब फोर्स किया जाता था कि वहां से किसी बंदे को सोल्जर, हर फैमिली मेंबर में एक सोल्जर तो होना ही चाहिए, जिसे फोर्स्ड रिक्रूटमेंट कहते हैं। और इससे भी बहुत ही खराब इम्पैक्ट पड़ा इंडियंस के ऊपर। और इससे अलग भी अगर हम बात करें बाकी एरियाज की, 1918 टू 19 में और 1920 टू 1921 में, इनमें क्रॉप्स भी बहुत जगह फेल हुए इंडिया में, क्योंकि मतलब बारिश की वजह से और भी बहुत सारे नेचुरल फैक्टर्स की वजह से, और जो टैक्स वगैरह इंक्रीज किया था वो भी एक रीज़न था। और अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921, जो वो हमें बताते हैं कि अराउंड 13 मिलियन पीपल जो है वो इन फेमाइन्स की वजह से मर गए और इनका शिकार हो गए। लेकिन लोगों को भी लगा वॉर वॉर है, इसीलिए शायद ऐसी चीज़ों का फेस करना पड़ रहा है। एक बार जब वॉर खत्म होगा फिर हमें शायद इन सब चीज़ों से हम बाहर निकलेंगे और हम उजाला देखेंगे। लेकिन इसका टोटली अपोजिट हुआ और नए इनसे भी बहुत ही गंदी सिचुएशंस इनके सामने आ गई, और इन्हें ही अब हम डिस्कस करेंगे। अब अगर हम आइडिया ऑफ सत्याग्रह, जो कि गांधी जी का आइडिया था, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो महात्मा गांधी, जैसे कि हमें पता है, वो इंडिया वापस आ गए थे जनवरी 1915 में। और उन्होंने साउथ अफ्रीका में बहुत ही जंगें लड़ी थी अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट। जैसे कि हमें पता था साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम भी चल रहा था, तो उनके अगेंस्ट भी इन्होंने बहुत सी जंगें लड़ी थी। और अब ये इंडिया वापस आ गए थे। और इंडिया में इन्होंने एक मतलब आइडियोलॉजी अडॉप्ट की, उस आइडियोलॉजी का नाम था सत्याग्रह आइडियोलॉजी। और अकॉर्डिंग टू सत्याग्रह आइडियोलॉजी मतलब गांधी जी का ये कहना था कि हमें वायलेंस नहीं करना चाहिए, बस सच के आधार पे हम मतलब एक हिसाब से दुनिया जीत सकते हैं और सब लोग समझ जाएंगे यही सच है। और उनका यही कहना था कि आखिर में तो सच की ही जीत होनी है, तो हमें वायलेंस को छोड़ के सच को अपनाना चाहिए। और जब गांधी जी इंडिया में आए तो उनके बाद गांधी जी बहुत ही जगह सत्याग्रह मूवमेंट्स रखने भी गए। जैसे कि 1917 में वो चंपारण गए, जो कि बिहार में एक जगह है। तो वहाँ पर के पीजेंट्स को मतलब इंस्पायर करने के लिए, आज़ादी के लिए, मतलब वो एक मतलब फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अराइज करने के लिए। और ऐसी वो खेदा डिस्ट्रिक्ट जो थी गुजरात में, वहाँ पर भी ऐसे ही गए। और बाकी जगहों पर भी गए। और एक 1918 में वो अहमदाबाद भी गए सत्याग्रह मूवमेंट को, एमंग जो कॉटन मिलर्स थे वहाँ पर, उनमें मतलब नेशनलिज्म की फीलिंग अराइज करने, और वहाँ पर जो उनसे उनको दिक्कत आ रही थी उनका भी मतलब हाईलाइट करने। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है द राउलेट एक्ट। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, गांधी जी एक आइडियोलॉजी पे विश्वास करते थे जिसे सत्याग्रह आइडियोलॉजी कहते थे। तो राउलेट एक्ट में भी हम इसी चीज़ को पढ़ेंगे कि जब गांधी जी ने सत्याग्रह को नेशन वाइड मतलब स्प्रेड करने की कोशिश की थी, तब राउलेट एक्ट को भी इम्पोज किया था। 1919 में राउलेट एक्ट को इम्पोज किया था। और ये इस लॉ के तहत मतलब हर किसी इंडिविजुअल पे जिस पे शक की बुनियाद पे उसे 2 साल की जेल दे सकते हैं। और ये बहुत ही वायलेंट रहा। और इस एक्ट में थोड़ा बहुत जो सोल्जर्स थे उनको भी थोड़ा बहुत पावर्स दिए गए। और इन्हीं से मतलब जो इंडिया था उस समय बहुत ही वायलेंस क्रिएट हुई।
और ऐसा ही एक आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं एक इंसिडेंट से जो कि ऑन 13 अप्रैल हुआ था, जिसे जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। इस इंसिडेंट से तो हम सभी मतलब हम सबों को पता होगा इंसिडेंट। तो इसमें क्या हुआ, जब एक बहुत ही बड़ी गैदरिंग हुई थी लोगों की, कोई मेला लगा था और कुछ, तो जब वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोग आ गए, तो जो वहाँ के सोल्जर्स थे उन्होंने बाकी दरवाजे वगैरह बंद किए, गेटवेज वगैरह एग्जिट एंट्री सब कुछ बंद करके फायरिंग स्टार्ट की। और वहाँ पर एक बहुत ही मतलब किलिंग की, लोगों की बहुत ही लोग मारे गए वहाँ पर। और जब उन कमांडर से पूछा गया कि आपने ये क्यों किया मतलब ऐसा, तो उन्होंने बोला ये जो लोग थे ये सत्याग्रह को फॉलो करने चाह रहे थे, और अगर अब ये सत्याग्रह को फॉलो करना चाहे तो इन्हें पहले ये वायलेंस दिमाग में आई जिनसे ये पीछे हटेंगे, जिससे ये पीछे हटेंगे। और इतना ही नहीं, बाकी जो भी मतलब थोड़ा सत्याग्रह को सपोर्ट करने वाला था, तो इन्हें मतलब एक ये बोला गया था कि जब आप चलो तो इन्हें सैल्यूट करो जो वहाँ पर ब्रिटिश सोल्जर्स है। और बाकी उनको नोज वगैरह भी रब करनी पड़ती थी ग्राउंड पे। अब महात्मा गांधी को भी लगा कि ये तो अनसक्सेसफुल हो रहा है और वायलेंट हो रहा था, क्योंकि महात्मा गांधी भी वायलेंस पे बिलीव नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने बोला हमें कुछ और ही लॉन्च करना चाहिए, मतलब ब्रॉड बेस्ड कुछ ऐसा लॉन्च करना चाहिए जो इफेक्टिव भी रहे और वायलेंस भी उसमें ना हो। लेकिन इस चीज़ के लिए महात्मा गांधी चाहते थे कि मुस्लिम्स और हिंदूज एक ही हो, लेकिन मुस्लिम्स और हिंदूज में कॉन्फ्लिक्ट रहते गए। और इसी समय के दौरान जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में महमद फाइव जो तुर्की के प्रेजेंटली खलीफा थे, उनको डिफीट मिली और वहाँ पर एक ट्रीटी इम्पोज की गई, मतलब जिनसे खिलाफत सिस्टम में रिस्ट्रिक्शंस ला दी गई। और इसी को देख के इस्लाम मतलब इसी को देख के जो मुस्लिम थे बॉम्बे में, दो ब्रदर्स थे मोहम्मद अली और शौकत अली, उन्होंने इस खिलाफत कमेटी को अराइज किया बॉम्बे में, इंडिया में। और इसी अपॉर्चुनिटी को देख के गांधी जी को लगा शायद यही अच्छा टाइम है कि हम मुस्लिम्स और हिंदूज को मिला सके। और जो कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस इन सितंबर जो 1920 में हुआ, उसमें भी गांधी जी ने बाकी लीडर्स को कन्विंस किया था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अराइज करे और खिलाफत सिस्टम को भी सपोर्ट करे, जिससे मुस्लिम्स और हिंदूज यूनिफाइड हो जाए। अब हमें पढ़ना है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों हुआ, वाई नॉन कॉपरेशन। तो नॉन कॉपरेशन जो था, अकॉर्डिंग टू जो हिंद स्वराज महात्मा गांधी की एक बुक थी, उसमें उन्होंने बोला था कि जो ब्रिटिश रूल है ये इंडिया में तो है, लेकिन ये इंडियंस की वजह से ही है। अगर इंडियंस इससे कॉपरेट करने को रिफ्यूज कर दे, फिर ये ब्रिटिश रूल भी इंडिया में खत्म हो जाएगा, ये कोलैप्स हो जाएगा साल में ही। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी गांधी जी ने यही कहा था कि हम इनकी जो भी चीज़ें हैं जैसे कि फॉरेन गुड्स है या इनकी जो स्कूलिंग वगैरह जो भी ये प्रोवाइड करते हैं, हम उसको बायकॉट करेंगे और हम जो अपना ये उसको ही जितना यूज़ करेंगे। और अगर हम बात करें 1920 के समर की, तब महात्मा गांधी और शौकत अली मतलब भीड़ में से बहुत ही जा रहे थे, ऐसे मतलब लोगों को इत्तला दे रहे थे इस चीज़ की। और इसी में जो मतलब ये कांग्रेस, जब हम नवंबर से लेकर दिसंबर तक बहुत ही एक कॉन्फ्लिक्ट और इंटेंस माहौल बना बना रहा इंडिया में। लेकिन फाइनली कांग्रेस सेशन हुआ नागपुर में दिसंबर 1920 में, तभी जाके फाइनलाइज हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हमें अडॉप्ट करना है।